हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को इस डीआई की क्लास में स्वागत है। मैंने पिछले वाली जो क्लास था उसमें मैंने ये डीआई पाई चार्ट बताया था, डीआई के अंतर्गत पाई चार्ट, जिसमें मैंने ग तक क्वेश्चन ख तक करवाया था, यहाँ तक। उसके आप आगे देखिए ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कह रहा है दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है। दिल्ली और तमिलनाडु, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो पहले तो आप एक काम करो कि दिल्ली की कुल जनसंख्या कितनी है और तमिलनाडु की कुल जनसंख्या कितनी है, ये निकाल लो। फिर वहाँ दिल्ली में रहने वाली कुल स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे और तमिलनाडु में रहने वाले कुल स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे। और उस दोनों को मुझे पूछ रहा है क्या, अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। बस कितना आसान है ना। चलो तो आप निकालो। देखो कुल जनसंख्या हल, यहाँ से लिखो हल, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या है 32,76,000, इतना है कुल जनसंख्या। मतलब ये पूरी की कुल जनसंख्या है 32,76,000। और इसमें क्वेश्चन दिल्ली की जनसंख्या कितनी है। अब लिखो दिल्ली की कुल जनसंख्या, दिल्ली की कुल जनसंख्या। देखो आप दिल्ली, ये तो पूरे के कुल जनसंख्या, अब सिर्फ एक का दिल्ली का, जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली की जनसंख्या। तो दिल्ली की जनसंख्या कैसे निकालोगे, तो जो कुल जनसंख्या है उसका आप दिल्ली का प्रतिशत कितना है, पाई चार्ट में देखो दिल्ली का प्रतिशत कितना है, तो है 8%। तो 8% निकाल लो इसका, तो दिल्ली की कुल जनसंख्या मालूम हो जाएगी मुझे। तो दिल्ली की जो कुल जनसंख्या है इतना है, ये दिल्ली की कुल जनसंख्या हो गई। ठीक है, अब हम फिर से लिखेंगे कि तमिलनाडु की कुल जनसंख्या, या दिल्ली की कुल जनसंख्या निकाल लिए। इसके बाद आप ऐसे करें कि दिल्ली में महिलाओं की कुल जनसंख्या लिखो आप, क्योंकि रेशियो महिलाएं के पूछ रहे हैं, स्त्रियों के ना। दिल्ली में स्त्रियों की कुल जनसंख्या, दिल्ली में स्त्रियों की कुल जनसंख्या। तो देखो आप लिख दो कुल जनसंख्या तो ये है, अब स्त्रियों को चाहिए ना। तो देखो दिल्ली में स्त्रियों का रेशियो देखो ये है, ये पुरुष है, यहाँ पे कितने, 2 स्त्री है 3। तो कुल टोटल कितना है, टोटल जब सम करोगे तो ये 5 होगा, टोटल 5। हमें किसका चाहिए, तो स्त्री का, तो स्त्री का ऊपर में होगा 3। ये मुझे पता हो गया कि दिल्ली में स्त्रियों के कुल जनसंख्या इतना हुआ। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा हो गया। यहाँ तक आप लिख लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे कि तमिलनाडु में कुल जनसंख्या कितना है, तमिलनाडु के अंतर्गत उसकी कुल जनसंख्या कितना है। तो लिखो नीचे अगला पॉइंट क्या था, हाँ, तमिलनाडु में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या पूरे टोटल पाई चार्ट में कुल जनसंख्या कितनी है, देखो 32,76,000 ये है। अब देखो तमिलनाडु में कुल जनसंख्या, तो तमिलनाडु में इसका प्रतिशत कितना है, तमिलनाडु के अंतर्गत इसका प्रतिशत कितना है, तो 9%। इसका कुल का 9% निकाल दो, ये हो गया आपका, देखो ये हो गया
यहाँ तक हो गया आपका कि तमिलनाडु में कुल जनसंख्या, ये हो गया तमिलनाडु में कुल जनसंख्या। इसके बाद आप क्या करोगे कि तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या कितनी है ये निकाल लो। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ तमिलनाडु में स्त्रियों की कुल जनसंख्या। चलो देखो, तमिलनाडु में कुल जनसंख्या तो इतना है, अब स्त्रियों की जनसंख्या कितना है। तो देखो पहली बात तो आप ये काम देखना, यहाँ पे एक देखो कि तमिलनाडु के अंतर्गत स्त्री और पुरुष का रेशियो कितना है। तो स्त्री और पुरुष का जो रेशियो है वो 3:4 है, 3:4 है। तो आप ये तो कुल जनसंख्या है ना, तो इसमें हमें पूछा कि स्त्रियों की जनसंख्या कितना है। तो लिखो 32, ये है कुल जनसंख्या। इसमें टोटल कितना है तमिलनाडु, टोटल है 7, टोटल है 7। हमें चाहिए किसकी, स्त्रियों की, तो स्त्री है 4। ये इसकी कुल जनसंख्या हो गया स्त्री की, किसमें, तमिलनाडु में। इतना लिख लो आप, ये बात आप समझ गए होंगे। कुल जनसंख्या हो गया यानी स्त्री और पुरुष मिलाकर इतना है, और हमें चाहिए तमिलनाडु में कुल स्त्रियों की संख्या। तो स्त्री और पुरुष की कुल रेशियो कितना है, 3:4। तो हमें चाहिए स्त्री, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, और टोटल कितना है, टोटल है 7, 7 से डिवाइड करो। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि अनुपात क्या होगा, दिल्ली में स्त्रियों की संख्या और तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बस ये लिख लो, आप लिख लिए होंगे। चलो देखो, अनुपात, अनुपात बराबर दिल्ली में स्त्रियों की संख्या, लिखो दिल्ली में स्त्रियों की संख्या बटा तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या। ठीक है, ये लिख लिया। इसी का तो अनुपात पूछ रहा था हमें कि दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो दिल्ली में स्त्रियों की संख्या निकाल लिया, तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या निकाल लिया, उसका रेशियो लिख दिया। अब लिखो अनुपात, अनुपात लिख दिया, वहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे लिख दो दिल्ली में कितना है स्त्रियों की संख्या, ये है। काटना नहीं, गुणा मत करना, ना काटना, अभी ऐसे रहने दो। अनुपात पूछे ना तो काटना नहीं और ना मल्टीप्लाई करना, ये सबसे बचो भाई। हो गया, ये हो गया दिल्ली के अंतर्गत। बटा ये लिखो 32, इससे इसको उड़ा दो, हो गया। अब ये हो गया 8 गुना 3 अपॉन में 5 और 9 गुना 4 अपॉन में 7। अब देखो 8 गुना 3, ये नीचे है ना, सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 3 9, 14:15, यानी जो आंसर आएगा 14:15, ये आपका आंसर होगा। लिख लो इसे,
काटना, गुणा नहीं ना करना पड़ा, और डायरेक्ट हम काट भी लिए, आसान भी हो गया, आंसर भी आ गया, आपका नंबर भी नहीं कटेगा इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना, लास्ट में लाकर काट देना उसे। लिखो चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, इसका ये आंसर होगा। देखो अगला, क्वेश्चन कह रहा है सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था। मतलब जितना राज्य है सभी राज्य को मिला लीजिए, उसमें आपको बताना है कि स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, बस यही करना है आपको। चलो देखो, स्त्रियों का प्रतिशत चाहिए तो यहाँ से आप बनाना सीख। देखो आप आंध्रा में निकालो पहले, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, गोवा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, यहाँ से स्त्री की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें पूछा है कि उसका प्रतिशत क्या है, स्त्रियों का प्रतिशत क्या है इस सारे राज्यों में। तो आप ऐसे करो कि पहले एक लाइन लिखो कि माना कि राज्यों की कुल जनसंख्या 100 है, या 1 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन 100 मानोगे तो आसान होगा। माना कि, लिखो आप नीचे, माना कि राज्यों की कुल जनसंख्या 100 है। देखो आपका मन में आ रहा होगा एक सवाल, मैं बता देता हूँ। आप ये सोच रहे हो कि जनसंख्या तो दे रखा है तो फिर मानने की क्या ज़रूरत है। आप इससे भी बना सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं अलग तरीक़ा से बता रहा हूँ। ठीक है, इससे भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है, स्त्रियों को परसेंटेज तो बताना है आपको, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड होगा। अच्छा, अब नीचे एक एक स्टेट के निकालते हैं। जैसे यहाँ हम लेते हैं, कहाँ गया, आंध्रा, आंध्रा को निकालते हैं। आंध्र प्रदेश में स्त्री की संख्या कितना है, 3, पुरुष की संख्या कितना है, 5। तो कुल का, ये कुल है ना, कुल का यहाँ कुल से कंपेरिजन करेंगे तो कुल कितना होगा, 5 3 8। स्त्री की प्रतिशत बताना है तो ये इसका स्त्री से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से। ठीक है, तो लिखिए आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में लिखो, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में किसका निकालना मुझे, स्त्रियों का प्रतिशत। टोटल प्रतिशत कितना है, 25%। इसमें टोटल संख्या कितनी, स्त्री और पुरुष मिलाकर, तो टोटल जो संख्या 8 है, इसमें स्त्री कितनी है, 3। ठीक है, तो ये हो गया 75 अपॉन में 8%, इतना हो गया। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश में स्त्रियों का जो परसेंट हो गया इतना हो गया। ठीक है, उसी तरह आप मध्य प्रदेश में निकालेंगे, दिल्ली में निकालेंगे, गोवा में निकालेंगे, बिहार में निकालेंगे, उत्तर प्रदेश में निकालेंगे, तमिलनाडु में निकालेंगे, और सब जो निकालने के बाद जो आएगा उससे आप जोड़ देंगे, वो स्त्री की प्रतिशत निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ चाहें तो आप डिवाइड दे देंगे, 9 × 72 और ये हो जाएगा 4।
इतना प्रतिशत हो गया, चाहे तो डिवाइड दे दीजिए। और अगला में अब किसका निकालेंगे, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्त्रियों का प्रतिशत, मध्य प्रदेश में स्त्रियों का प्रतिशत, मध्य प्रदेश में कुल प्रतिशत कितना है, देखो आप 20%, 20%। अच्छा, यहाँ पे देखो कि मध्य प्रदेश में रेशियो कितना, कुल कितना, कुल तो 4 है, 3 1 4, स्त्री निकालना है तो 1 लिख दो, यहाँ से आ जाएगा आपका 5, यानी यहाँ से आएगा 5%, यहाँ से आया 9.4%, यहाँ से आया 5%। अगला लिखो, दिल्ली में स्त्रियों का प्रतिशत, फिर वैसे दिल्ली निकाल लेंगे, मैं लिखता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली में कुल कितना परसेंट है दिल्ली का, 8 मल्टीप्लाई, दिल्ली में रेशियो बताओ 3 है, टोटल है 5, तो 24/5, 4 5 20 हो जाएगा, इतना परसेंट, 8 5 40, इतना परसेंट दिल्ली में निकल गया। और इसके बाद आप गोवा में निकाल दो, बिहार में निकाल दो, उत्तर प्रदेश में निकाल दो, तमिलनाडु में निकाल दो। निकालने के बाद जो आएगा ना, सबको आप मर्ज कर देना, ऐड कर देना, वो निकल जाएगा। सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा, वही होगा जो सभी निकालने के बाद जो ऐड करोगे वो होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस सवाल का मैं आंसर बता देता हूँ, जो आंसर आएगा 44.09% निकालना, आप देख लेना। ठीक है, कुछ काम आप भी करो, कुछ मैं भी करता हूँ, ये ना कि मैं बैठ कर बनाता रहूँ, आप क्या करोगे फिर। ठीक है, ये पूरे सवाल हो गया ख़त्म। एक बार आप इसे उतार लो, लिख लो। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस क्वेश्चन को आप समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और जब जैसे आप क्वेश्चन समझ जाओगे ना कि हाँ ये निकालना, स्त्री की संख्या निकालना, पुरुष की संख्या निकालना, या किसी तरह क्वेश्चन पूछे या कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे, आप बना लोगे। बस क्वेश्चन आप समझ जाओ कि कहना क्या चाह रहा है। अगर इसे मैं पुरुष का पूछता तो ऐसे करते हैं, ठीक है, पुरुष को भी ऐसे करते, इधर से पुरुष का निकाल लेते, या जैसे स्त्री का ही निकाल लेते और टोटल 100 माने ना, उसमें से घटा लेते। जैसे 44 आया, 44% आया या कुछ 44.09, तो 100 में से उसको माइनस कर लेते थे, उससे पता चल जाता है हमें कि पुरुष की प्रतिशत कितना है सभी राज्यों में। बस इसे आप लिख लो, हो गया होगा। ये तो पूरा आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन था। अभी पाई चार्ट और मैं पढ़ाऊँगा और मिक्स पाई चार्ट भी पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं नॉर्मल पढ़ा दिया, ठीक है, जिससे बीपीएससी का क्वेश्चन आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आया पाई चार्ट का बना कर देखो, बन जाएगा आपसे। ठीक है, आपको दिक्कत आना है सिर्फ एक जगह पे, वो है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत। तो जहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा ना, तो वहाँ पे आप गुना मत करना, ठीक है, गुना मत करना। उससे अगर रेशियो निकालना है तो एकदम मत करना, प्रतिशत निकालना फिर भी नहीं करना। वो देखो वैल्यू को वैसे रहने दो और डायरेक्ट काट देना, जैसे मैं कई क्वेश्चन में काट कर दिखाया हूँ, वैसे करना। बुक में तो ठीक है, बुक में तो कर देता है, गुना उना कर देता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको करने में प्रॉब्लम होगा और आप कैलकुलेटर यूज करेंगे उससे ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अब पूरे जो दिया है, चार्ट दिया है, जिसमें तो 2 को आपको सोल्यूशन करना है, तो 2 को सोल्यूशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 को कम से मिनिमम टाइम में, कम से कम कितना टाइम लोगे, तो 20 मिनट या 25 मिनट में दोनों क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दो, यानी 36 दूनी 72 नंबर का सोल्यूशन कर दो 20 से 25 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम मत लेना। तो अगर कैलकुलेटर का यूज़ करने लगोगे तो उसमें तो टाइम चला जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि आप जितना फास्ट इधर ही कर लो तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो अगला टाइप 2 का हेडिंग डालिए, आप लिखिए टाइप 2। ये टाइप 1 पढ़ाया था मैंने आज, टाइप 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा आपको लाइन ग्राफ,
लाइन ग्राफ लिखे, टाइप 2 का हेडिंग डालिए, लिखे लाइन ग्राफ। देखो लाइन ग्राफ भी कई प्रकार का होता है, कई टाइप है इसका। जैसे ये देखो, जैसे यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कुछ भी है। ये परसेंट दे रखा है, सपोज दैट प्रतिशत में दे रखा है, यहाँ 0 है। ये वर्ष दे रखा है 2011, 2012, 2013, 2014, 15, कुछ भी दे रखा है ऐसे। एक होता है सिंगल लाइन ग्राफ, एक होता है डबल लाइन ग्राफ और ट्रिपल लाइन ग्राफ। तो क्वेश्चन जो आता है वो डबल और ट्रिपल लाइन ग्राफ से आता है, लेकिन सिंगल लाइन ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे मैं बेस तैयार कर लूँगा अपना। आपके लिए कर रहा हूँ, मेरा तो तैयार है, ठीक है। तो आप सिंगल लाइन ग्राफ पहले पढ़ लो, उसके बाद डबल पढ़ लेंगे, फिर ट्रिपल पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, ये हो गया। यहाँ पे सपोज डेट इनकम दिया है ये, या परसेंट कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे ऐसे दिखाएगा आपको 2010 में इतना रहा, इतना प्रतिशत, 2012 में 30% रहा, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे फिर से 20% रहा, यहाँ आपका आ गया 40%, यहाँ आपका आ गया 10%। तो ये लाइन ग्राफ इसे बोलते हैं, लाइन ग्राफ, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है लाइन ग्राफ। अगर डबल लाइन ग्राफ आता है तो कैसे आता है, एक और कोई ऐसे बना देगा, फिर इसका ऐसे बना देगा, यहाँ पे ऐसे बना देगा, फिर यहाँ पे आपको ऐसे बना देगा, फिर यहाँ आपको ऐसे बना देगा। ये हो गया आपका, सॉरी ऐसे हो गया, यहाँ से ये ऐसे हो गया, यहाँ से ये ऐसे हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये ऐसे। तो ये हो गया डबल लाइन ग्राफ। ये पहले तो सिंगल लाइन ग्राफ था, डबल। ट्रिपल में भी कुछ भी ऐसे बना सकता है, जैसे ये स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे भी कुछ बना दिया, कुछ भी, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी किसी में मैं नहीं दिया हूँ, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे बना दिया, तो ये ट्रिपल लाइन ग्राफ हो गया। इससे क्वेश्चन बनता है और आपको इससे सॉल्यूशन करना है। तो पहला, आप पहला नंबर में हेडिंग डालिए सिंगल लाइन ग्राफ। पहला हेडिंग डालो सिंगल लाइन ग्राफ्स। फिर हम पढ़ेंगे डबल लाइन ग्राफ। लिखो आप टाइप 1 में केस नंबर 1 सिंगल लाइन ग्राफ। जैसे पहले पढ़े थे पाई चार्ट में, सिंगल पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में दो तरह से बताया था सिंगल पाई चार्ट में, एक डिग्री बेस्ड बताया था, एक परसेंटेज बेस्ड। और फिर बताया था डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट में भी बताया डिग्री बेस्ड एंड परसेंटेज बेस्ड। उसी तरह इसमें पढ़ेंगे हम सिंगल लाइन ग्राफ, फिर पढ़ेंगे डबल लाइन ग्राफ, फिर पढ़ेंगे ट्रिपल लाइन ग्राफ। चलो, ये हो गया इसका थोड़ा जानकारी कि हाँ ऐसा ऐसा दिखने में लगता है। अभी मैं अब सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ लाइन ग्राफ ऐसा होता है। फिर हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, फिर हमें पढ़ेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, यानी 60 से 70 या 80 क्वेश्चन लगभग सॉल्यूशन करेंगे। उसमें हर डायमेंशन जैसे जैसे आता है क्वेश्चन में, हर डायमेंशन के क्वेश्चन को उसमें सॉल्यूशन करेंगे। चलो, ये समझ गए होंगे आप। हेडिंग डाल दीजिए आप सिंगल लाइन ग्राफ और क्वेश्चन बनाइए आप। ये है सिंगल लाइन ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल लाइन ग्राफ। चलो पहले ये लाइन ग्राफ को समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। इसको ऊपर में बोलेगा कि ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत है, मतलब विगत वर्ष में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत दे रखा है। ये लाभ का प्रतिशत दे रखा, इधर में वर्ष दे रखा है आपका 2009, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अच्छा, एक बात आप समझ लो,
कि आई क्या है। देखो आई, देखो ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। आई बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आई बराबर होता है व्यय प्लस बचत। बचत को कभी कभी ना हम लोग लिखते हैं लाभ, बचत को कभी कभी लिखते हैं लाभ। ये एक बात आप समझो कि आपका इनकम 100 रुपया है या 1000 है, एक मंथ में आपका इनकम 1000 रुपया है या 100 रुपया है, कुछ भी मान लो। आपने खर्च किया 300 रुपया, तो आपके पास बचत कितना हुआ, ठीक है। बचत कितना होगा तो आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा इसमें, आप तुरंत समझ जाओगे हाँ मेरे पास कितना बचेगा। लेकिन यही क्वेश्चन मैथ में आएगा तो आपको समझना बहुत कठिन होता है। तो आप ये ना समझो कि मैथ पढ़ रहा हूँ मैं, आप ये समझ के पढ़ो कि मेरा लाइफ से रिलेटेड है, मैं इसको समझना चाहता हूँ, तो अब मैथ बहुत आसान लगेगा। आप किसी को पैसा दो 5000 रुपया, और अगर 1 रुपया वो कम दिया ना तो आप बोल दोगे भाई 1 रुपया कम है। पता है आपको कैसे दिमाग काम करना, कितना ज़्यादा दिमाग काम किया कि 1 रुपया भी कम है। अगर यही क्वेश्चन मैथ का सवाल पर में आ जाए तो सॉल्यूशन करना टफ हो जाता है। तो आप देखो व्यय अगर 300 रुपया तो बचत 700 रुपया होगा, ठीक है। इसे लाभ भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि लाभ बराबर क्या होगा, तो आय माइनस व्यय, यही तो लाभ होता है, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100, ये होता है प्रतिशत लाभ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100, ये प्रतिशत में निकालने के लिए। और अगर आपको सिर्फ डिजिट में निकालना है, परसेंट में नहीं, तो ये फार्मूला आप निकाल सकते हो। जैसे लाभ निकालना है तो लाभ बराबर आप लिख सकते हो कि आय माइनस व्यय, ये आय माइनस व्यय, या इसी को बचत हम बोलते हैं, लाभ को ही, ठीक है। ये दोनों बात आप लिख लीजिए पेज के कोई साइड में, इस साइड या उस साइड, जो भी साइड है लिख लीजिए आप कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। ऐसा लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में ही, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। आप लिख लिए होंगे। चलो देखो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना है, अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना है। यानी आपसे पूछ रहा है कि कंपनी द्वारा विगत वर्षों में औसत प्रतिशत कितना है, उसका औसत एवरेज पूछ रहा है। 2009, 10, 11, 12, 13, इसमें टोटल कितना कितना प्रतिशत रहा है। तो आप यहाँ देखो 2009 में कितना परसेंट गया है, यहाँ पे देखो आपका है, जैसे दोनों के बीच में रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये होगा आपका, ये होगा 25, ठीक है, 25% हो गया 2009 में। 2010 में कितना है 50%, 2011 में कितना है 70%, 2012 में कितना है तो 45%,
2013 में कितना है, तो आपका है 65%। ठीक है, तो इसका औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत प्रतिशत इजकल टू सभी संख्याओं का योग, यानी जितना है प्रतिशत में दे रखा है इसका योग बटा कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग प्रतिशत में बटा कुल संख्या, ये भी है कुल संख्या, बस लिख दो कुल संख्या, हो गया। अच्छा, आप ऐड करो सबको, 25% में है सब, 50, 70, 45 और 65, काउंट करो 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, बस ये आपका आ जाएगा एवरेज, ऐड करके डिवाइड कर दो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका और बताऊं मैं, लेकिन छोड़ो यार, आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप इसमें 5 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, इसको भी 5 से डिवाइड करो तो 10 आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, 9 पचे 45, ये आ जाएगा 13 पचे 65, इस सब को ऐड कर दो। या आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो ऐसा करना कि सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है, आपका ये आ जाएगा टोटल एवरेज। भाई आपका दिमाग ख़राब होगा, इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट कर लो। कितना कितना था, 25 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना। लो ऐड कर लो इसे, ये टोटल अब ऐड करोगे ना तो आपका आएगा ये 225/5, इसको डिवाइड कर लो कितना आ रहा है, रुक जाओ भाई 1 मिनट, आप ऐड कर लेना यार, 255 आ रहा है भाई, कर लेना ऐड आप, 255/5, ये आ जाएगा आपका 51, इतना 51% लिखो। हो गया, ये हो गया 1 नंबर का आंसर फर्स्ट का। अगला देखो क्वेश्चन, ये लिख लो आप आराम से, अगला क्वेश्चन देखो, पहले आप लिख लो। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि वर्ष 2010 में कंपनी का व्यय वर्ष 2010 में कंपनी का व्यय कितना दे रखा है, 75
हजार, इतना हजार रुपया था। 2010 में कंपनी का व्यय इतना था, 75,000 रुपया था, ठीक है। तो उस वर्ष कंपनी की आय का व्यय से क्रमशः क्या अनुपात था। तो पूछ रहा है कि उसी वर्ष 2010 में ही कंपनी के आय का व्यय से क्या अनुपात था, आय का व्यय से क्या अनुपात था, बस यही क्वेश्चन था। तो आपको व्यय तो मालूम है लेकिन आय नहीं मालूम है, तो आय आप कैसे निकालोगे। थोड़ा आप सोचो कि आय हम कैसे फाइंड करें। तो आय फाइंड करने के लिए देखो ये फार्मूला दे रखा है, लिखो यहाँ पे लिखो माना, यहाँ लिख दो ना हल और कॉमा देके लिखना प्रश्न से हल स्टार्ट करो, लिखो प्रश्न से। प्रश्न में तो ये दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे लिखो माना कि कंपनी का आय कुछ भी मान लो एक्स बाई जेड, कुछ भी एक्स रुपया है। माना कि कंपनी का 100 रुपया है, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करो, प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100, यही होता है ना। होता क्या है, ये तो दे रखा है, ये दे रखा है, मैं इसी को यहाँ छाप दिया हूँ, ठीक है। अब 2010 की बात किया है क्वेश्चन में, तो 2010 में देखो प्रतिशत कितना है, 50%, तो यहाँ पे लिख दो 50। 2010 में लिख दिया 50। आय कितना, आय मालूम नहीं, एक्स है, एक्स लिख दो। व्यय कितना, व्यय मालूम है, लिख दो 75,000। अब व्यय ये भी है ना, तो यहाँ भी लिख दो 75,000। गुना लिखोगे आप कितना, 100, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन अगर करेंगे तो हमें क्या पता होगा, यहाँ से मुझे पता हो जाएगा आय, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आय और व्यय का अनुपात क्या होगा। तो व्यय तो मुझे मालूम है, आय नहीं मालूम था, तो आय यहाँ से निकाल लिए। जैसे आप निकालोगे तो फिर आप रेशियो निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था कि आय और व्यय का रेशियो बताइए। तो जब तक आप आय नहीं निकालोगे तब तक रेशियो कैसे निकालोगे। तो आप आय निकाल लो, फिर रेशियो निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लो आप। लिख लो, हो गया। अब आगे देखो, सॉल्यूशन देख लो आप। बनाऊं, चलो देखो, ये 00 से 00 काट दो, इसे काट दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 मल्टीप्लाई 75, एक्स माइनस इतना, हो गया। अब इसे आप ऐड कर लो, इधर ऐड कर लो, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इधर माइनस है प्लस आ जाएगा, तो मैं सबको इधर लिख रहा हूँ, प्लस इतना। तो x का जो वैल्यू होगा, एक काम करते हैं कि ये कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। या मल्टीप्लाई करके, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, कर ही लोगे आराम से, मल्टीप्लाई करके ये फिर ऐड कर देना आप। ये करोगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ से 00, ठीक है। अब एक काम करो कि आप मल्टीप्लाई ही कर लेना भाई, इधर 150 इतना हो गया, ये आय आ गया, गुना नहीं करना यहाँ पे, बस ऐसे रहने दो। ये आय आ गया टोटल 2010 में,
आई माना था ना, 2010 में कंपनी क्या इतना है, लिख दो 2010 में कंपनी की आई x माना था तो आई हो गया। अब हमें पूछा था कि अनुपात क्या है होगा, तो अनुपात बराबर लिखो, यहाँ लिख देता हूँ, अनुपात इक्वल टू क्या कह रहा था, आय का और व्यय का अनुपात क्या है, तो आय तो इतना आया है मेरा, वहाँ कितना है 000 है। इसको इससे काट दो, ठीक है, ये 0 0 काट दो, यहाँ हो जाएगा 15/10, इससे काट दो 3:2, तो ये जो रेशियो आएगा 3:2 आएगा। गुना नहीं करोगे तब भी सही है, देखो कट के आ गया आंसर। ये हो गया, लिख लो एक बार आप। हो गया होगा, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, इसे बनाओ आप, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लिखो हल, कह रहा है कि 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, लिखो 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ कितना दे रखा है 2013 में 65%। 65%। फिर कह रहा है 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, लिखो 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2009 में देखो 25%, यहाँ भी लिख देना प्रतिशत, या प्रतिशत न भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर तो लिख ही रहा हूँ ना मैं। चलो अर्जित लाभ या लाभ का प्रतिशत भी लिख दो, आपकी मर्जी, लिखना है तो लिख दो, लिख ही दो भाई, का प्रतिशत हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत का, तो का किस में लगा है, तो लास्ट में रखा है, 2009 वाला में लगा है,
तो 2009 वाला जो आया जैसे 25%, तो 25% को डिनोमिनेटर में रखना, ठीक है, जिसमें का और जिसमें से लगा रहा है ना उसे नीचे रखो, बस हो गया। और क्या लिखो, प्रतिशत इज इक्वल टू 65/25 गुना परसेंट में बदलने के लिए कितना से 100 से। अब परसेंट लिखोगे तो ये तो परसेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 65/25 गुना 100, 25 चौका 100, 4 पच्चे 20, 6 चौका 24 2, 4 पच्चे 20, 6 चौका 24 2, 26, इतना प्रतिशत 260% होगा। हो गया, इसे लिखो जल्दी, फास्ट करो। चलो हो गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखो आप, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है। 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत 65 था, यहाँ लिख दिया मैंने 65, और 2009 में इतना था। तो कह रहा था कि 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत, बस 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत का जिसमें लगा रहना उसे नीचे रखना, डिनोमिनेटर में रखना, ठीक है। तो का किस में लगा रहा था 2009 में, तो 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का परसेंट कितना दे रखा था 25, तो 65/25 गुना 100 कर देना, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा कितना लाभ का परसेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला नंबर 4 नंबर आप क्वेश्चन पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो, 1 मिनट। बनाओ 4 नंबर बनाओ आप। यदि बस 2009 और 2011 में कंपनी की आय इतना प्रति वर्ष थी, तो उस वर्ष 2009 और 2011 में कंपनी के व्यय के बीच का अंतर कितना था, बस क्वेश्चन यही है, बनाओ। चलो मैं बनाऊं या आप एक बार थोड़ा ट्राई करो, रोक कर पॉज करके रोक कर ट्राई करो, मैं बनाता हूं तब तक। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2009 और 2011 में कंपनी की आय, 2009 और 2011 में कंपनी की आय इतना 68 लाख होगा शायद, देख लेना यार, इतना प्रति वर्ष थी, तो वर्ष 2009 और 2011 में कंपनी के व्यय के बीच का अंतर क्या है। तो व्यय के बीच के अंतर कैसे निकालोगे आप, तो आप पहले ऐसे लिखो कि वर्ष 2009 में कंपनी की आय ये दे रखा है 40, इतना रुपया है, ठीक है। अच्छा वर्ष 2009 में प्रतिशत देखिए आप कितना है, कंपनी ये प्रतिशत कितना है 25%, तो लिखो वर्ष 2009 में कंपनी का प्रतिशत कितना दे रखा है
25%। अच्छा, आपका दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पता है क्या, कि मैं कैसे समझूंगा क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, कैसे बनाना शुरू करें और कहाँ से लिखना शुरू करें। आपका दिमाग में ये चलता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे सोचोगे। पहली बात, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वर्ष 2009 और 2011 में कंपनी की आय इतना है, 2009 में भी उतना ही रहा जितना 11 में रहा, सेम रहा इनकम। तो कह रहा है तो 2009 2011 में कंपनी के व्यय के बीच का अंतर कितना है। तो 2009 में भी कंपनी के व्यय निकालना है, 2011 में भी कंपनी के व्यय का व्यय निकालना, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो क्या करेंगे कि 2009 में कंपनी की आय कितनी थी, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, 2009 में प्रतिशत कितनी है, 25%। देखो वहाँ पे ऊपर में देखो, 2009 में नीचे में 2000 यहाँ और यहाँ 2009 में दिया है, ऊपर में 25%, 25% मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, तो हमको व्यय नहीं मालूम है, तो आप लिखो नीचे कि माना कि व्यय ₹1 है 2009 में, ऐसे लिखो, माना कि 2009 में व्यय है जो ₹1 है, परसेंट नहीं रुपया है, लिखता हूं मैं। माना कि 2009 में कंपनी की व्यय ₹100 है, ₹100, ठीक है। यहाँ तक मैं कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे कि फिर से वही फार्मूला लगाओ, प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुणा 100, ठीक है। उस पर रख दो, जहाँ जहाँ व्यय मालूम है वहाँ व्यय रख दो, जहाँ आय मालूम है आय रख दो, और जहाँ पे परसेंटेज है वहाँ परसेंटेज रख दो, बाकी सोल्यूशन कर दो। यहाँ से 2009 में हमें ये पता चलेगा कि कितना व्यय हुआ है, ये निकाल लेंगे। देखो, प्रतिशत लाभ इजकल टू आय माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही था। अब कितना परसेंट है, तो 25, तो 25 यहाँ लिख दो, 25। आय कितना है, आय इतना है भाई, आय है इतना, 68 लाख, जो रहे आप पढ़ लेना, मुझे नहीं आता। x बटा x गुना यहाँ हो जाएगा आपका ये 100, ठीक है। अब क्या करो, देखो क्या करोगे आप, इसको इससे उड़ा दो, 25 चौके 100, काट दिया डायरेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1x हो जाएगा, यहाँ पे 68 पर 4 जीरो दे दो और गुना 4 कर दो, माइनस 4x कर दो, गुना कर दो, ये माइनस है इधर ले आओ प्लस कर दो, यहाँ हो जाएगा 5x इजकल टू 68 पे 4 जीरो गुना 4, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर दो, लिखो यहाँ तक आप, चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ नीचे, इधर कर दूँ, इधर कर देता हूँ। x इजकल टू हो जाएगा मेरा 68 पर 000 गुना 4 गुना 10/5, यहाँ पे 4 जीरो 1 जीरो इधर लिख दिया मैं 2, ये मेरा हो गया इतना 68 000 और 8, इतना हो गया मेरा व्यय 2009 में, व्यय इतना, लिख दो इसे आप, गुना नहीं करना, गुना करना भी आसान है पर मत करो ना, आगे देखो, यहाँ तक लिख लिया आप, 1 फेज कंप्लीट हो गया ये। अब हम आएंगे 2011 में कंपनी की आय, तो वर्ष 2011 में कंपनी की आय भी तो वही है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2009 और 2011 में कंपनी की आय इतना ही है, मतलब 68 लाख, 68 लाख, या जो है 6,80,000, हाँ 6,80,000, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे।
अब यहाँ देखो, आप लिख लो, देखो यहाँ पे मिटाता हूँ मैं। वर्ष 2011 में कंपनी की आय इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा लिखो आप, 2011 में कंपनी का प्रतिशत, 2011 में देखो कंपनी का प्रतिशत कितना है, 70। तो यहाँ पर लिखो 70%। अच्छा, यहाँ पे आप लिखो 2011 में, माना कि 2011 में कंपनी की व्यय, तो व्यय की जगह यहाँ पे आप कुछ मान लो, बाई मान लो, 22 रुपया, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप मैं मिटाता हूँ, मिटा दिया। अब क्या करो कि यहाँ पे आप लिखो 70, यहाँ पे लिख दो वही जो लिखा हुआ था पहले, और यहाँ पे बाई माना है, बाई लिख दो, यहाँ पे बाई माना गुना 100, यहाँ से ये कैंसिल कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 बाई इजकल टू, इधर करो 6 8 4 0 और 4 1 5 0 माइनस 10 बाई, इधर से आप ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो ये आ गया 70 वाई, ठीक है। 17 चौका 68 होता है, काट दो। चलो इतना रुपया, ये मुझे पता हो गया कि 2011 में व्यय इतना है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इसे मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर लो, 64 8 8 48, ये आ जाएगा आपका 544। 1 2 3 3 0 चिपका दो, ठीक है। आप बोल रहा था कि दोनों का अंतर बताइए, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का अंतर, तो लिख दो दोनों का अंतर, यानी x माइनस वाई का अंतर, अंतर लिख लो आप। कितना आया था, 5440 माइनस 4 पर 5 0 दे दो, 5 0, ये दोनों का माइनस करके जो है वो लिख देना, ठीक है। ये आपका होगा 1440 000 हो गया, इतना रुपया होगा। 000, एक और जीरो छूट गया, इतना रुपया, ये हो गया आपका। क्वेश्चन में बोल रहा था कि वर्ष 2009-2010-11 में कंपनी के व्यय के बीच अंतर कितना है, तो 2009 और 2011 में कंपनी का व्यय का जो अंतर है इतना है, ये आपका आंसर हो गया। गलती हो गया, लिख लो, इतना रुपया हो गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ, ये आप बनाना, ठीक है, इसको 5 नंबर आप बनाना, ठीक है। बाकी मैं कल बताऊंगा आपको इसके अगला, इसमें अभी सिंगल लाइन बताया आपको, एक और सिंगल लाइन का ही क्वेश्चन है मेरे पास, फिर मैं डबल लाइन बताऊंगा, फिर ट्रिपल लाइन बताऊंगा, ठीक है। अगला दिन क्लास लूँगा तो फिर बताऊंगा। अब फिर से पूरा रिवाइज करना, पाई चार्ट को पूरा रिवाइज करना, और जो बीपीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाई चार्ट के क्वेश्चन आया उसको आप पूरा सॉल्यूशन करो और देखो कि हमसे बनता है या नहीं। अभी जो क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है उसको मैं मिसलेनियस से सब पढ़ाऊंगा, अभी हाई लेवल का पढ़ाऊंगा, अभी तो नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ बस, ताकि आप गुना भागा सीख जाएं, परसेंटेज निकालना सीख जाएं, आय व्यय का क्वेश्चन सीख जाएं। उसके बाद में ना उसमें सारा बताऊंगा, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, वार ग्राफ, टेबुलेशन, सब मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो फिर चलता हूँ मैं, थैंक यू।